हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फिर मैं दोबारा अपने एरो सीरीज़ के साथ वापस लौट आया हूं और 1 से लेके 5 तक एरो सीरीज़ को मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मैं देख रहा हूं कि अच्छे लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है चैनल के साथ बन के रहिए और जितने भी टारगेट बैच के हैं, मैं जो फिर से तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप प्रिपरेशन अगर अच्छी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एरो सीरीज़ के साथ बन के रहिए। आज एरो सीरीज़ का जो है 6 पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ हिट से रिलेटेड चीज़, है कि नहीं। और हिट से रिलेटेड चीज़ की जहाँ बात होती है तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता है। काइनेटिक का मतलब तो सभी कोई जानते हैं, है कि नहीं। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। और अगर हम हीट की बात करें तो हीट क्या होता है, किसी भी चीज़ को, पिस्टन को मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में भी हम लोग हीट का यूज़ करेंगे, लेकिन केटीजी में जनरली हम लोग किस पे बात करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम टारगेट के लिए बना रहे हैं, तो बस उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बताकर क्वेश्चंस पे आएंगे। क्योंकि मेरा प्लान यही है कि टारगेट बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोटा में पढ़े, दिल्ली में, मुंबई में, इंडिया के किसी भी कोना में पढ़े, मैं उन्हें हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को समझना है। एक इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PV इक्वल टू nRT, ठीक है। और केमिस्ट्री में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PV इक्वल टू μRT, ठीक है। तो दोनों अलग टर्म है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो एक्चुअली में ये रियल गैस इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो रियल गैस इक्वेशन जो होता है वो कुछ अलग होता है, लेकिन आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। रियल गैस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में उसके मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो उसका जो है इक्वेशन जो है हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग आइडियल गैस पे बात करेंगे। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। और R क्या होता है, R के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई R के बारे में जानता है। क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 8.31 होती है। ये चीज़ हमको याद रखना है, R की वैल्यू। और T क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं। T क्या होता है, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। कौन सा होता है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 केल्विन। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 373 केल्विन होता है, ठीक है। ये चीज़ हमको समझना है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 केल्विन। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 373 केल्विन के बराबर होता है। अब हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर हम प्रोसेस की बात करें तो एक होता है हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, एक हमारा कौन सा प्रोसेस होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, यही मैं कह रहा था, कैमरा में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर समझिए इस चीज़ को कि ये जो है PV इक्वल टू μRT, ये तो केमिस्ट्री में यूज करते हैं। PV इक्वल टू nRT होता है, नंबर ऑफ मोल्स। R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस जो होता है बहुत सारा होता है। एक आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जहाँ पे हीट का सप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है। हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन शायद एरो सीरीज 3 में करवाए थे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है हमारा कौन सा प्रोसेस, जो होता है आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अगर हम एक रैंडम एक प्रोसेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आइसोकोरिक प्रोसेस हम सेलेक्ट करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम अगर बात करें PV इक्वल टू nRT की बात, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो P को क्या लिख सकते हैं, NR/V, और इसको घेर देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे,
टी लिख देंगे। अब देखिए ये टर्म मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो जब कांस्टेंट है तो ये प्रेशर किस पे वेरी कर रहा है, किस पे वेरी कर रहा है, टेम्परेचर पे वेरी कर रहा है। यानी जैसे जैसे प्रेशर बदलेगा उस तरह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी बदलेगा। आप जनरली एक चीज समझिए कि अगर हम किसी चीज के प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, आपस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, है कि नहीं। और मॉलिक्यूल जब आपस में कॉन्ट्रैक्शन उसमें बढ़ेगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करने का कोशिश करेंगे। उसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो अंदर क्या होगा कि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में डेंसिटी इतनी इंक्रीज कर जाएगी कि फिर क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। बात समझ रहे हैं। अगर एक कमरे में मैं 10 आदमी को रखूं तो गर्मी नहीं बढ़ेगी, और उसी कमरे में क्या करूं 100 आदमी को डाल दूं तो क्या होगा, गर्मी बढ़ने लगेगी। तो वही चीज होता है। तो ये टेम्परेचर पे वेरी करता है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो हम लिख सकते हैं, ये चीज को हम लिख सकते हैं, इस पार्टिकुलर चीज को क्या लिख सकते हैं बताइए। ये टर्म जब मेरा कांस्टेंट हो गया तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी, लिख सकते हैं कांस्टेंट इंटू टी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर T1 इक्वल टू क्या होगा, P2 T2, P1 बाई P2 इक्वल टू T2 बाई T1। इस चीज को समझना है। प्रेशर टेम्परेचर को अगर हम लेके चले तो P1 बाई P2 जो होगा वो क्या होगा, T2 बाई T1 के बराबर होगा। तो अब हम इस चीज से समझ सकते हैं कि अगर हमको कोई प्रेशर दे रखा है और वो प्रेशर हमको जो है इंक्रीज कर जा रहा है, फाइनल प्रेशर से इंक्रीज कर जा रहा है, तो अब उसमें हमको हो सकता है कि पूछ दे कि क्या भाई बताइए टेम्परेचर क्या होगा, है कि नहीं। तो हमको ये सारी चीज़ों को लेकर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग अगर इसी चीज़ में अगर हम लोग कुछ और अगर हम लोग कांस्टेंट मान लेते, प्रेशर कांस्टेंट मान लेते, तो प्रेशर कांस्टेंट मान लेते तो वो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर जाता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता। वॉल्यूम जैसे बढ़ता उस तरह टेम्परेचर बढ़ता, और अगर वॉल्यूम घटता तो टेम्परेचर घटता तो वॉल्यूम भी घटता। तो ये कुछ कुछ पार्ट थर्मो के भी है, जिसमें फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, चेंज इन हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे थर्मो का, जब हम एरो सीरीज बनाएंगे उसमें बताएंगे। अभी हम केटीजी पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और ठीक है अभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। हाँ तो आप देख सकते हैं एक सवाल है हमारे पास, और ये केटीजी का सवाल है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। और केटीजी में हम लोग क्या करते हैं, गैस ही के बारे में डील करते हैं कि किस तरह से गैस जो होता है वो एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे क्या फ़र्क पड़ते हैं, है कि नहीं, मोनोएटॉमिक क्या होता है, डायएटॉमिक क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल दे रखा है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस कंटेन्ड इन क्लोज्ड वेसल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज बाय 1%, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज। तो हम बताए थे कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में वी कांस्टेंट है, यानी पी क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन वी इंटू क्या करेंगे, टी कर देंगे। तो एन आर अपॉन वी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू टाइम कर देंगे। तो जब कांस्टेंट इंटू टाइम करेंगे तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रेशर को हम पिस्टन से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो मेरा टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड करने के क्या होगा, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, है ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे इस चीज़ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, इसको क्या लिख सकते हैं, P1 T1 इक्वल टू P2 T2। हम लिख सकते हैं P2 बाई P1 इक्वल टू T1 बाई T2। अब देखिए ये जो है ना, ये फाइनल प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है, फाइनल है, और ये पार्ट क्या है मेरा, इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर है। ये मेरा इनिशियल टाइम है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। और ये क्या है, फाइनल टाइम, है ना, फाइनल टाइम, ये भी टाइम। अब हमको एक चीज यहाँ पे समझना है, जो सबसे जरूरी बात है, कि क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि ये जो प्रेशर है
है ना, इंक्रीज बाय 1% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो यानी कि जो फाइनल प्रेशर है वो 1% बढ़ जा रहा है। जैसे जैसे इनिशियल टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो मेरा जो फाइनल प्रेशर है वो क्या हो रहा है, 1% बढ़ जा रहा है। तो 1% का मतलब क्या हो गया, 1/100। ठीक है, 1% को क्या लिख सकते हैं, 1/100 इंटू पी लिख सकते हैं। तो अब जो है, अगर ये हम फाइनल P2 की बात करें, इसको P के टर्म में हम इनिशियल P मान लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 P। ठीक है, P2 और P1 को हम क्या मान लेते हैं, P1 को हम P मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर मेरा क्या हो रहा है कि हमको ये कह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ बोला ना कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि टेम्परेचर मेरा क्या हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो अब हम जो है एक्चुअल में इसको लिखने का क्या तरीका है कि फाइनल मेरा क्या हो गया, इनिशियल का इतना टाइम्स हो गया, तो हम करेंगे P प्लस 0.01 टाइम्स ऑफ P। ठीक है, अपॉन P करेंगे, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। और टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या हो गया, फाइनल को अगर हम T मान लेते हैं। ठीक है, इनिशियल को T+1 इंक्रीज कर गया, और ये जो T2 है इसको हम T मान लेते हैं। इसके कंपैरिजन में ये इंक्रीज कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज, समझेंगे यहाँ पे, यानी कि T2 को हम T माने, T2 को अगर हम T माने तो T1 क्या हो जाएगा, T+1। यानी ये क्या हो रहा है, मतलब कि फाइनल का 1 क्या हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जा रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं 1.01 टाइम्स ऑफ P अपॉन P, ये क्या होगा, T+1 अपॉन T कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए, कैसे सॉल्व होगा ये, 1.01 टाइम्स ऑफ P अपॉन P, ये क्या हो जाएगा, T+1 अपॉन T। तो हम देखेंगे यहाँ से P मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1.01 T इक्वल टू T+1। अब हम लिख सकते हैं 1.01 T माइनस T इक्वल टू 1। अब हम इसको लिख सकते हैं 0.01 T इक्वल टू 1। अब T मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0.01। अब T क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 100। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं नहीं नहीं, गलत है। इसका आंसर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, सभी को मालूम है, टारगेट वाला फंसना नहीं चाहिए भाई, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। क्या लेंगे, 100 केल्विन में लेंगे ना, क्योंकि हर चीज़ को हम किस में डील करते हैं, केटीजी में, केल्विन में डील करते हैं। जो एब्सोल्यूट जीरो होता है वो क्या होता है, 273 केल्विन होता है। बात समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहे हैं। तो 373 केल्विन क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और 273 केल्विन क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो की अगर बात करें तो -273 पर भी चला जाता है, उसको -273 भी कहीं कहीं पर शायद लेते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर आ गया 100 केल्विन के बराबर आ गया। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है, ये एक्चुअली में फाइनल था और ये क्या था, इनिशियल था। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट वॉल्यूम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम यहाँ पर इसको, इस वाले पार्ट को हम देखें, इनिशियल को अगर ये इंक्रीज कर रहा है मेरा 1 डिग्री सेल्सियस से, और फाइनल को हम T मान लेते हैं, तो फाइनल से वो क्या कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो T+1/T ये क्या होगा, P + 0.01 P/P हो जाएगा। तो इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 केल्विन के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है अभी कि PV = nRT इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन उससे ज़रूरी चीज़ क्या है कि एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी
ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग मैकेनिक्स में सब पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² के बराबर होता है, लेकिन वो हाफ mv² इसमें यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ का अलग बात है, यहाँ पे हम किस पे बात कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स पे बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है एक्चुअली में ये क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये क्या होता है 3/2 टाइम्स ऑफ kT के बराबर होता है। अब वो कोई पूछेगा k क्या होता है, तो k होता है बोल्डमैन्स कांस्टेंट, बोल्डमैन्स कांस्टेंट, इसकी कुछ वैल्यू होती है, आप गूगल कर लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा किताब में भी, बोल्डमैन कांस्टेंट। और t क्या होता है टेम्परेचर, बताने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर हम किस में कंसीडर करेंगे, केल्विन में करेंगे। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे कि एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी जो है जब इंक्रीज करता है तो कैसे इंक्रीज करता है, एंट्रोपी से इंक्रीज करता है। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में एक टर्म आता है, फिजिक्स में भी हम लोग यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब ही होता है रैंडमनेस। अगर हम किसी भी चीज़ में हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने के कारण क्या होगा, उसका गैस का एक्सपेंशन बढ़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करने के बाद उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी, उसका रैंडमनेस बढ़ेगा। रैंडमनेस बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इधर उधर भागेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें मोनोएटॉमिक की, डायएटॉमिक की, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे जरूरी चीज कि अगर हम किसी भी चीज के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ने के कारण क्या होगा, उसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमको मालूम है 3/2 क्या होता है, कांस्टेंट है, और यहाँ तो हम लिख ही दिए के क्या होता है, बोल्डमैन कांस्टेंट। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरा बढ़ेगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो उसमें एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इधर उधर खूब तेजी से भागना चालू करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लिखें K1/K2, ठीक है, इक्वल टू T1/T2। अब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। तो इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई काइनेटिक एनर्जी है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, क्या हो रहा है, उसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ हो जा रहा है। जैसे हम सपोज कीजिए, हम एक क्वेश्चन ही बना देते हैं कि मान लीजिए कोई काइनेटिक एनर्जी है किसी भी बॉडी की, वो टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि हम टेम्परेचर जब 27 डिग्री सेल्सियस रखें तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल था वो क्या हो गया, इनिशियल का हाफ हो गया। तो मान लीजिए कि एक हम खुद से एक सवाल सोच लेते हैं, एट 27 डिग्री सेल्सियस K2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल का हाफ, यानी इनिशियल क्या हो जाएगा, K1/2। ठीक है, अब हम K1 और K2 को K ही मान लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमको फाइनल टेम्परेचर T2 निकालना है। क्या निकालना है, T2। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए KTG आसान नहीं होता है। ठीक है, KTG में हम जनरली कोई मैकेनिक्स टाइप का चीज़ नहीं पढ़ते हैं कि कोई चीज़ जो है एक्सिलरेट कर गया, वेलोसिटी बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ते। इसमें थोड़ा चीज़ों को क्या होता है, डिफरेंट वे में सोचना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, और भी होता है स्पेसिफिक हीट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक होता है CV मिक्स होता है, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का यूज करके क्या करते हैं, उस चीज़ को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, मिक्स निकालते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझना है कि जब ये 27 डिग्री सेल्सियस हम लिए तो इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी था वो इनिशियल का हाफ आ गया। ठीक है, तो अब हमको निकालना है टेम्परेचर। क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो 27 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, तो अगर हम इसको केल्विन में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, केल्विन में, तो हम क्या कर सकते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 273 से ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी था वो इनिशियल का हाफ हो गया। अगर हम K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K मान लें, क्या मान लें,
K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K मान ले, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक चीज़ समझिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K मान लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें बताइए, K अपॉन इसका फाइनल क्या हो गया, K2 क्या हो गया, K/2, ये क्या हो जाएगा मेरा, बताइए। टेम्परेचर हम क्या लिए थे स्टार्टिंग में 300 केल्विन, और फाइनल टेम्परेचर को क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर को क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर एक चीज हमको यहाँ पे समझना है कि K अपॉन K/2 करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और K नीचे चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 300 अपॉन T2। K से K का टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यानी 2 टाइम्स ऑफ T क्या हो गया, 300 केल्विन, तो T कितना निकल गया, 300 केल्विन डिवाइडेड बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 150 केल्विन, कितना आएगा, 150 केल्विन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो जब 150 केल्विन मेरा आया, अब सबसे मजे की बात क्या हो सकती है यहाँ पे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब नीट का एग्जाम होता है तो उसमें ऑप्शंस जो दिया जाता है वो किस में दे देता है, डिग्री सेल्सियस में दे देता है, ठीक है, कहेगा केल्विन, लेकिन ऑप्शन क्या डाल देगा, डिग्री सेल्सियस में। तो आप जल्दी से अगर 150 डिग्री सेल्सियस को मार दीजिएगा तो फिर क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप यहाँ 150 देखिएगा, उसके बाद केल्विन पे ध्यान नहीं दीजिएगा, और वहां पे डिग्री सेल्सियस में लिखा रहेगा, आप सोचिएगा चलो भाई 150 आ गया, मैग्नीट्यूड को बस देख लिए, केल्विन डिग्री का कुछ ध्यान ही नहीं दिए, बस 150 को टिक मार दीजिएगा और गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि अगर हमको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, मान लेते हैं 4 ऑप्शन से ABCD कोई भी ले लेते हैं, अभी हम नहीं जानते इसका ऑप्शन क्या है, ठीक है। अगर हमको 4 चीज डिग्री सेल्सियस में दिया तो हम क्या करेंगे, 150 माइनस 273, इसको हम क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा, अगर हम किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 273 से घटा देते हैं। जैसे ये 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़े तो क्या हो गया, 300 केल्विन। अगर इसी में हम 273 घटा देंगे तो प्लस 273 माइनस 273 क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या बन जाएगा, केवल ये 27 डिग्री सेल्सियस बनेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर मेरा केल्विन में निकला और हमको ऑप्शंस डिग्री में दिया है तो हमको फिर तुरंत उस केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 150 माइनस 273, अब चारों ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में मान लेते हैं, हमको नहीं पता मैग्नीट्यूड क्या, अभी देख लेंगे। तो 150 और 273, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 7 में 5 गया 2, ये माइनस साइन, 123 कितना हो गया, डिग्री सेल्सियस। तो अगर मान लेते सी ऑप्शन है 123 डिग्री सेल्सियस विद माइनस साइन, यहाँ पे दे देगा 150 डिग्री सेल्सियस, यहाँ दे देगा 50 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कुछ दे देगा, मान लेते हैं 274 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी दे देगा। तो आप 150 देखिएगा, आप टिक इसको कर दीजिएगा और आपका गलत हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन है, माइनस 123 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस इज व्हाट टेम्परेचर आई एम टेलिंग अबाउट, आई एम टेलिंग अबाउट द टेम्परेचर दैट इज T2, दिस इज द टेम्परेचर आई एम टेलिंग अबाउट, because K1 by K2 that is equal to T1 by T2, K1 is initial kinetic energy, K2 is final kinetic energy, and final kinetic energy is half of the initial kinetic energy. Then what happens, the temperature is increased by 1 degree Celsius, and T2 is the final temperature that we have to determine it. So what, we just use the equation T1 plus 1 degree Celsius and divide it by T2, and after solving this particular type of questions we can easily determine T2 that is 123 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि हम लोग ऑप्शंस को निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3/2 टाइम्स ऑफ KT, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 3/2 is also constant, so kinetic energy is directly proportional to the temperature, and when temperature is increase तो क्या होगा, उसका एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा तो उसमें गैस का क्या होगा, रेंडमनेस इंक्रीज करेगा। तो ये था हमारा आज का सवाल, ठीक है। और एरो सीरीज के साथ आप लोग बन के रहिए, क्योंकि टारगेट को मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि टारगेट बैच वाले जो हैं
जितने भी लोग पढ़ रहे हैं मैं मानता हूँ उनको बहुत कुछ आता भी होगा। सवाल को किसी किसी को इजी भी लगता है, किसी किसी को टफ भी लगता है, लेकिन जो इजी सोच रहे ज़रूरी है ना समझे कि एग्ज़ाम में बन जाएगा। एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर रहता है, बायो भी करना है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट करना है और फिजिक्स में भी करना है। फिजिक्स में भी जो है मॉडर्न फिजिक्स तो ऑप्टिक्स तो एकदम डिफरेंट ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस वगैरह आप लोग जो है देखते रहिए एरो सीरीज के। और चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम लोग आते हैं, जो सबसे ज़रूरी बात है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जैसे कोई मोनोएटॉमिक गैस होता है, कोई डायटोमिक गैस होता है, सबका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझेंगे, सबसे ज़रूरी बात है कि एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। टारगेट बेज वाले जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, मैं फाउंडेशन और इसकी बात नहीं कर रहा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? मोनोएटॉमिक गैस का क्या होता है? मोनो एटोमिक कितना होता है? 3 होता है। डाया का कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, तो मोनो एटोमिक का 3 का मतलब क्या हो गया है? अगर हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं और इसको जेड ले लेते हैं, तो 3 एक्सिस पे ये पार्टिकुलर मोनो एटोमिक गैस क्या करेगा? घूमेगा, एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा और जेड में भी जाएगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि फ्रीली किस किस पाथ में इंडिपेंडेंटली ये क्या कर रहा है? मूव कर सक रहा है। तो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। और डाया एटोमिक की बात करें तो डाया एटोमिक यानी यहाँ भी एक एटम, यहाँ भी एक एटम। अगर हम यहाँ से एक्सिस ड्रॉ करें, इसको लेते हैं एक्स, इसको लेते हैं वाई और इसको लेते हैं जेड, तो एक्स में भी घूमेगा, वाई में भी घूमेगा, जेड में भी क्या करेगा? इधर भी घूमेगा और उधर भी घूमेगा, दोनों तरफ। यानी एक्स वाई जेड तो घूमेगा ही, उसके बाद रोटेशन भी करेगा ऐसे से करके, ऑब्लिक, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ ऑब्लिक करके। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं इसके? 5 होते हैं। डाया के कितने होते हैं? 5 होते हैं। और सीबी क्या होता है? F/2 टाइम्स ऑफ आर होता है। सीबी क्या होता है? F/2 टाइम्स ऑफ आर। तो सीबी को क्या लिखेंगे? मोनो के लिए क्या लिखेंगे? 3/2 टाइम्स ऑफ आर। और डाया के लिए सीबी क्या लिखेंगे? 5/2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ गए स्पेसिफिक हीट क्या होता है? 3/2 टाइम्स ऑफ आर। F/2 टाइम्स ऑफ आर। 3 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोएटॉमिक का। और डाया का क्या है? 5 है। अब अगर हमको मान लीजिए कोई चीज़ दे रखा है कि हमको कोई मिक्स निकालना है, मान लीजिए 3 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, उसको मिक्स कर रहे हैं हम किसी डाया एटोमिक गैस के साथ, क्या कर रहे हैं? उसको मिक्स कर रहे हैं। तो अब हमको CV मिक्स निकालना है। बात समझ में आ रही है? हमको क्या निकालना है? CV मिक्स निकालना है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि अगर हम मोल की बात करें, पार्टिकुलर, एक्चुअली मैं कैमरा देख रहा था, ठीक है ना, कभी कभी होता है थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है। तो 1 मोल अगर हम लेते हैं, 1 मोल और ये 3 मोल, इसको N1 मानते हैं, इसको N2 मानते हैं। 1 मोल ऑफ, यहाँ कंटेनर बना देते हैं, यहाँ पे 1 मोल है, इसको मान लिए N1, और यहाँ 3 मोल है, इसको मान लिए N2। अब इस दोनों को इस कंटेनर में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमको ये बताना कि इसका मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या होगा, ये चीज़ बताना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं CV मिक्स। मिक्स का मतलब होता है कि एक मोनोएटॉमिक और डायटोमिक को कंटेनर में ये कर दिया, बंद कर दिया, आप उसके साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा है। मोनोएटॉमिक तो 3 एक्सिस में मूव करता है क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डायटोमिक क्या होता है? 5 एक्सिस में मूव करता है, उसका 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो ये मेरा क्या हो सकता है? बताइए CV मिक्स क्या होता है? N1, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, CV मिक्स मेरा क्या होता है? बताइए। N1C1 प्लस N2C2 अपॉन N1 प्लस N2। अब जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी। 1 है C1, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3/2 टाइम्स ऑफ R। और डाया का क्या लेते हैं? 5 मोल है। कितना है? 3 मोल लिए थे ना, 3 इंटू 5/2 टाइम्स ऑफ R। और 1 + 3 क्या हो गया? 1 + 3 4 हो गया। यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या होगा? 3/2 टाइम्स ऑफ R, और ये क्या होगा? 15/2 टाइम्स ऑफ R। तो 3/2 R प्लस
15/2r और ये क्या हो गया 4 हो गया। इसको सोल्व करेंगे 2 एलसीएम ले लेंगे, 15 और 3 18r, 18r/2 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा बताइए, 18r/2, इसको कैंसिल कीजिए 9 हो जाएगा, तो 9r/4। अब r का वैल्यू क्या होता है, r को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 × 8.31 जूल पर मोल, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, केल्विन लिखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। और जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हम कैलकुलेशन करने नहीं करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेटर में कर लीजिएगा 9 × 8.31 डिवाइडेड बाई 4, और ये जो वैल्यू होगा यही किसकी वैल्यू होगी, सीवी मिक्स की वैल्यू होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द टू गैसेस। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, देख लीजिए करके कितना आ जाता है, करते हैं 9 8 9 27 और 8 9 72, 8 9 72, 73 74 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, यहाँ पॉइंट दे देंगे। अब क्या हो जाएगा बताइए, 4 1 4, 5 6 7, 3 बचा, 4 8 32, 18 पॉइंट कुछ समथिंग होगा इसका वैल्यू। बात समझ में आ रही है। 74 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 5 6 7, 4 8 32, ठीक है, तो 18 पॉइंट कुछ समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो यही मेरा क्या लिखेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बताइए, क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बोलिए, जूल पर केल्विन पर मोल होता है। क्या होता है, कैमरा कभी कभी आगे पीछे हो जाता है थोड़ा, तो चलिए कोई बात नहीं, ये हम लोग समझ गए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। क्यों, क्योंकि मोनोएटॉमिक 3 एक्सिस पे मूव करता है, एक्स में, वाई में, जेड में। डायटोमिक क्या होता है, एक्स में मूव करता है, वाई में मूव करता है, जेड में मूव करता है, एक ऐसे रोटेट करता है, ऐसे करके ऑब्लिक रोटेट करता है, ठीक है। तो इधर भी मूव किया और इस तरफ भी मूव किया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 5 हो गया। सीबी क्या होता है, F/2 टाइम्स ऑफ आर होता है, 3 पुट करेंगे 3/2 टाइम्स ऑफ आर। डायटोमिक का 5/2 टाइम्स ऑफ आर। सीबी मिक्स करेंगे N1C1 + N2C2 / N1 + N2। N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ, एक मोल लिए थे हम, चाहे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मोल भी मान सकते हैं, 3 मोल भी, 4 मोल भी, हम पे निर्भर नहीं करता। तो N1C1 + N2C2 / N1 + N2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको कितना मिलेगा, सीबी मिक्स, जो भी आंसर आएगा वही मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा एरो सीरीज का पार्ट 6, और इसमें हम लोग केटीजी के अच्छे सवाल किए। आगे का जो एरो सीरीज लाएंगे उसमें भी हम केटीजी करेंगे, थर्मो भी फॉलो करेंगे, और भी डिफरेंट बढ़िया सवाल करेंगे। तो इसी तरह से आप लोग एरो सीरीज के साथ जुड़ के रहिए। और टारगेट बैच को मैं फिर से कहना चाहूँगा कि क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब आता है, मैं क्यों देखूँ, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंटेलिजेंट ज़्यादा बनते हैं या ये सोचते हैं मुझे सब आता है, उन्हीं का एग्ज़ाम सबसे घटिया जाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए प्रैक्टिस अपना करते रहिए, लगे रहिए, और एरो सीरीज़ के साथ बन के रहिए। थैंक यू वेरी मच।